नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का उपवाचक पाठ हिमालय की बेटियाँ। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 23 हम देखेंगे। हिमालय की बेटियाँ, इसके लेखक है नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को हम रीडिंग करेंगे। इसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। इसका मतलब है हिमालय की बेटियाँ। अब हिमालय तो क्या है, एक पर्वत है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिमालय की बेटियाँ, इस पाठ का नाम ऐसा क्यों दिया गया है? तो हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं, ठीक है बच्चों, जो नदियाँ बहती है तो उन नदियों को कवि ने यानी लेखक ने यहाँ पर हिमालय की बेटी कहा है ना। यानी हिमालय को उन्होंने एक मानव रूप दिया है और उससे बहने वाली जो नदियाँ हैं उन्हें उसकी बेटी कहकर उपमा दी है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अभी तक लेखक ने यानी नदियों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं अभी तक जो नदियाँ हैं मैंने उन्हें दूर से देखा था, तो वो कैसी उन्हें एकदम शांत, गंभीर, शीतल भरी लगती थी, है ना, अपने आप में खोई हुई दिखती थी। संप्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संप्रांत महिला मीन्स घबराई हुई। ठीक है बच्चों, यानी डर से शांत ऐसी वो उन्हें दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक के मन में उन नदियों के प्रति आदर थे और श्रद्धा भरे भाव थे, क्योंकि वो शांति से उन्हें दिखती थी, एक जगह स्थिर दिखती थी, शांति से बहते हुए दिखती थी। तो वो लेखक जो है उनके प्रति क्या करते थे, उनके दिल में श्रद्धा यानी श्रद्धा के भाव थे, है ना, उनके प्रति श्रद्धा भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जिस तरीके से वो शांत थी, तो लेखक जब उस नदियों में नहाते थे, डुबकी लगाते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे वह अपनी दादी के, मौसी के, मामी के गोद में डुबकी लगा रहे, मीन्स सो रहे हैं। ठीक है, तो नदियों को उन्होंने अपनी दादी, मौसी, मामी की उपमा दी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मगर जब यानी लेखक ने जब शांत नदियों को ज़मीन पर यानी बहते हुए देखा तो उन्हें वो बहुत ही शांत, एकदम सुशील, एकदम स्थिर दिखी। ठीक है, शांत स्वभाव की दिखी। मगर जब लेखक हिमालय पर्वत पर चढ़े और उन्होंने जब वहाँ से यानी कुछ जगह से ऐसा देखा कि नदियाँ जब बह रही है, तो वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, जब हिमालय पर्वत चढ़कर उन्होंने उसका अलग ही रूप देखा, उन नदियों का अलग ही रूप देखकर वो कहते हैरान थे। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब उन्होंने पर्वत पर चढ़कर देखा तो ये नदियाँ कैसी बहती थी, दुबली पतली दिखाई देती थी, छोटी छोटी, है ना, दुबली पतली सी दिखाई देती थी। और जब वो मैदानों में जाती थी तो वो कैसी हो जाती थी, बड़ी हो जाती थी, है ना, फैल जाती थी। तो यह देखकर लेखक क्या थे, आश्चर्यचकित है कि ये ऐसा कैसा हो सकता है, जो नदियाँ इतने शांत स्वभाव की दिखती है वो इतने वेग से, इतने यानी गति से कैसे बहकर मैदानों में फैल जाती है, कितनी बड़ी हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब पानी बहते रहता है, जब ये नदियाँ बहते रहती है, वो खिलखिलाती है ना, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, हंसती है। और जब ये मैदान में जाती है तो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि जो ये यानी जब ऊपर से बहते हैं तो कितने खिलखिलाकर हंसते हैं, कितने मौज करते हैं, और जब ये मैदान में जाते हैं तो क्यों ऐसे यानी शांत हो जाते हैं, यानी इनका हंसना खेलना कहाँ यानी गायब हो जाता है जब ये मैदान में जाते हैं। किसी लड़की को जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की
बाल लीला देखकर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कोई अगर छोटी सी लड़की को देखूं तो मुझे इतना कुतूहल या तो इतना आश्चर्य नहीं होता, किसी कली को देखूं तो मुझे इतना यानी कुतूहल या तो आश्चर्य नहीं होता, मगर जब मैं इन नदियों को देखता हूँ तो इन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है, क्योंकि जब ये ऊपर से बहती है तो बहुत खिलखिलाकर मुस्कुराकर मौज से बहती है, मगर जब वो मैदान में गिरती है तो वो स्थिर हो जाती है और एक प्रकार से शांति प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हिमालय की जो बेटियां हैं इन्हें देखकर मैं क्या हो रहा हूँ, आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि क्यों ऐसा है। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। ये नदियाँ जो है ये कहाँ भागे जा रही है, इतना जल्दी में कहाँ, इतना गति से कहाँ यानी भागे जा रही है, उन्हें कौन सा ऐसा कार्य है जो पूरा करना है, क्यों ये इतना बेचैन है, ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं हिमालय जो है वो अपनी नदियों से यानी अपने बेटियों से इतना प्रेम करता है और नदियों का मन इतना यानी प्रेम पाकर भी अगर संतृप्त नहीं है तो ऐसी कौन सी जगह वो जा रहे हैं जहाँ पर इन्हें अपने पिता से भी ज़्यादा प्रेम करने मिलेगा। ठीक है, तो ये सोचकर लेखक परेशान हो रहे हैं कि इन्हें ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर इन्हें जाना है, इतना गति से ये लोग जा रहे हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम मिलने वाला है, अपने पिता से भी कोई अधिक प्रेम करने वाला उन्हें मिल रहा है। वो लेखक ये सोचकर हैरान हो रहे हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सर्वज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ से यानी ढकी हुई पूरी नंगी पहाड़ियाँ हैं, बर्फों से भरी हुई है ना, छोटे छोटे पौधे हैं, भरी घाटियाँ है, जंगल है, तो इन सब चीज़ों में से ये नदियाँ कहाँ जा रही है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चिड़ सरो, चिनार सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जब खेलते खेलते यानी नदियाँ बहते बहते कहीं जंगलों में चली जाती है जहाँ पर उन्हें कहा है चिड़ सरो, चिनार सफ़ेदा, केल के जंगल यानी जंगलों के नाम का है, इन जंगलों में जब वो चली जाती है तो उन्हें शायद ही उनके पिता की याद आती होंगी, उन्हें समय मिलता होगा कि अपने पर्वत के बारे में सोचे, अपने पिता के बारे में सोचे। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। किसे पता है, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं किसे पता है कि हिमालय जो है अपनी बेटियों को ढूंढता होगा कि मेरी बेटियाँ कहाँ गई है ना। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अगर आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाए और आपके डैडी को या मम्मी को आप दिखाई नहीं दे तो वो लोग भी परेशान होते हैं, वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गई, मेरा बेटा कहाँ गया है ना। तो इसी तरह पर्वत भी क्या करता है, अपने बच्चों को यानी अपनी बेटियों को ढूंढता है कि मेरी बेटियाँ कहाँ गई है ना। तो यही यहाँ पर कहा गया है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है ना। तो जब पर्वत एक दूसरे यानी उसकी चोटियों से पूछता होगा कि कहाँ गई मेरी बेटियाँ है ना, तो उनको क्या आंसर मिलता होगा, वो मौन ही रहते होंगे क्योंकि उन्हें उनका आंसर नहीं मिलता होगा, क्योंकि नदियाँ जो है वो बहती रहती है, बहते बहते वो जंगलों में निकल जाती है। तो अगर वो अपनी चट्टानों से अगर पूछता भी है, चोटियों से पूछता है तो उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता और वो मौन ही रह जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की चोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचते लगती है। ये सभी जो यानी ये दिए गए हैं, देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की क्या है, छोटी बड़ी सभी बेटियां हैं। क्या है, ये सभी हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां हैं, है ना, आंखों के सामने नाचने लगती है। यानी अगर हम हिमालय की बेटियों का नाम लिए तो इसमें ये सब भी नदियाँ उनकी बेटियां है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो ये सब क्या होती है, आंखों के सामने नाचने लगती है अगर हम उनके पर्वत की बेटियों के बारे में बात करें तो। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, देखा जाए तो वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो ये नदियाँ हैं ये कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों ने के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित
हो रही है। हिमालय के पिघले हुए दिल की, है ना, हिमालय की जो पिघला हुआ दिल है उससे बूंद बूंद कर कर क्या हो रहे हैं, इकट्ठा होकर ये कहाँ जा रहे हैं, महानदों के रूप में समुद्र को जाकर मिल रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि वो कितना यानी सौभाग्यशाली है, कितना लकी है वह समुद्र जहाँ पर पर्वतराज की बेटियाँ उन्हें मिल रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग पेज नंबर 24 पर देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो समुद्र है ये कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है कि इसको हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी इन्हें नदियों को मैदानों में देखा होगा वो शायद सोच भी नहीं सकते, शायद सोचते भी रहेंगे कि ये हिमालय की गोद में यानी ये बच्चियाँ, इसकी नदियाँ खेल कूद किस तरह करती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जिन्होंने मैदानों में यानी इनको देखा है वो कभी सोच भी नहीं सकते, है ना, कुछ सोचते होंगे और कुछ नहीं सोचते होंगे कि ये जब बच्चियाँ यानी हिमालय के गोदियों में यानी खेल कूद कर कितना यानी आनंद लेती होंगी, है ना, कितना खेला खेलती होंगी, कितना इंजॉय करती होंगी, है ना। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। ठीक है, जो लोग पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं, उन लोगों के लिए तो हमेशा का कारण, वो शायद ये सोचते भी नहीं रहेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ यानी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। मगर ये क्या है, लेखक के लिए आकर्षक का कारण है ना। जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए तो ये आकर्षक का कारण भले ही नहीं होगा, मगर लेखक कह रहे हैं मेरे लिए तो ये बहुत ही लुभावना प्रतीत हुआ है। मीन्स इनका जो रूप है, इनका ये जो तरीका है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मुझे आकर्षित करता है। तो यहाँ पर लेखक कुछ कह रहे हैं, लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो हिमालय है, हिमालय को लेखक यहाँ पर ससुर कह रहे हैं, और जब नदियाँ जाकर तेज़ी से समुद्र को मिलती है तो समुद्र को वो क्या कह रहे हैं, दामाद कह रहे हैं। मीन्स नदियों का ये कह रहे हैं, वर कह रहे हैं, नदियों के वर कह रहे हैं, है ना। उसके बाद यानी हम आगे पढ़ेंगे। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी के प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। कालिदास जो है उन्होंने अपनी कविता में कुछ लिखा था कुछ इस तरह, मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, नदी को क्या करते जाना, प्रेम का प्रतिदान करते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। आपकी जो प्रेयसी है वो आपको पाकर भले ही बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक कह रहे हैं ये जो कालिदास की बातें हैं ये लेखक को सडनली याद आ गई जब उन्होंने चंचल नदियों को देखा। चंचल मीन से एक जगह पर न रुकने वाली, हमेशा बहती रहने वाली, ठीक है। तो उस चंचल नदियों को देखकर लेखक को वो बात याद आ जाती है, ठीक है। और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं शायद उस महाकवि ने भी चंचल नदियों का यह रूप देखा होगा, उन्हें भी यह रूप बहुत ही पसंद आया होगा, शायद इसलिए उन्होंने ऐसी कविता की है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जो भी नदियों से यानी पहाड़ी भागों से बहते हुए नदियों को देखेगा और मैदानों में बहती नदियों को देखेगा तो वो खुद ही यह फर्क समझ जाएगा, ठीक है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। क्या कहा है? काका कालेकर जो है उन्होंने नदियों को लोकमाता, लोगों की माता कहा है।
किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ठीक है, हम उन्हें माता के रूप में तो देख ही सकते हैं, मगर माता के रूप में से पहले अगर हम उन्हें बेटियों के रूप में देखेंगे तो क्या यानी हर्ज है, क्या भला यानी क्या बुरा होगा। और थोड़ा आगे चलिए, और लेखक कह रहे थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। लेखक कह रहे हैं अगर हम इसमें बेटियां देख सकते हैं तो और हम थोड़ा आगे जा सकते हैं, हम इसमें अपनी प्रेयसी की भी भावना देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है, ममता का मीन्स ममत्व का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। और भी दूसरे रिलेशंस हैं जो हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, कितने कवियों ने यहाँ पर यानी नदियों को अपने बहन के समान यानी स्थान दिया है, उनकी उपमा बहनों से की है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलिट तिब्बत की बात है, यानी कुछ दिनों पहले बात है, मेरी भी यानी लेखक की भी भावना ऐसी कुछ हुई तो उन्होंने कुछ कहा है। मन उचट गया मीन्स मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, उनका मन थोड़ा उदास था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, सतलज यानी सतलज जो नदी है उसके किनारे वो जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था, कब का समय था, दोपहर का, ठीक है। पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर से उस प्रगतिशील जल से असर डाला, ठीक है। लेखक जो है पानी में पैर डालकर बैठ गए और थोड़े देर से ही क्या हुआ, जो ये जल था नदी का वो पानी अपना असर दिखाने लगा, तन और मन ताज़ा हो गया। लेखक का जो तन है और मन ताज़ा हो गया, उन्हें थोड़ा फ्रेश लगने लगा तो लेखक गुनगुनाने लगे। फिर क्या हुआ, लेखक गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह पाप हिमालय। ठीक है बच्चों, इसके आगे की पोएम आगे के पेज पे है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जय हो यानी आपकी जय जयकार हो सतलज बहन, लीला अचरज बहन तुम्हारी, आपकी जो यानी लीला है वो कैसी है, आश्चर्यचकित है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, वो कह रहे हैं मैं जब आपके पास बैठा तो मेरा मन कैसा हुआ, प्रसन्न हुआ। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, आप क्या हो, बेटी हो, और ये जो हिमालय पर्वत है ये आपका बाप है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 25 पर। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय जो है आपका पिता है ना, वो कैसा है, चिंतित है, परेशान है, फिर भी कैसा है, चुपचाप खड़ा है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, है ना, प्रकृति ने यानी उसे जहाँ खड़ा किया है वो वहीं पर खड़ा है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जो हिमालय है उसकी छाप कैसी है, अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी पोएम दी गई है और बहुत ही अच्छा ये जो लेसन है आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो रीड करेंगे और देखेंगे कि हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न दिया गया है पहला, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, नदियों को माँ कहने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें माता के साथ साथ बेटी, प्रेयसी, पत्नी और बहन के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि सब छोटी छोटी नदियाँ याद आने लगती है। वास्तव में ये स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में प्रवाहित होती है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर उन्होंने कहा है, जल के बिना जीवन नहीं है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पता चलता है कि सभ्यता का विकास नदियों के किनारों पर हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे लोकमाता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की सुंदरता की, नदियों की बाल लीलाओं की, घने जंगल की, पेड़ों की, नंगी पहाड़ियों की, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियों की, पर्वत के ऊपर के मैदानों की, पर्वत के नीचे की भूमि की, सुंदर हरियाली की प्रशंसा की है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ आपको प्रश्न भी ठीक से समझ में आ गए होंगे और यह पाठ भी। धन्यवाद।